अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने टैक्टिक्स वर्ड को डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के रिस्पांस को कंट्रोल करने के लिए हम टैक्टिक्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। हमने डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अवेलेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, टेस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये 6 हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। हमने उनके स्टिमुलस, उनके रिस्पांस मेजर को भी डिटेल में देखा। अब देखो, हम लोग अब इन सभी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को वन बाय वन करके टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के रिस्पांस को कैसे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग टैक्टिक्स। इस वीडियो में हम अवेलेबिलिटी टैक्टिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अवेलेबिलिटी के रिस्पांस को कंट्रोल करने के लिए आप किस टाइप के टैक्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उन टैक्टिक्स की डिटेल भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी के टैक्टिक की। देखो, अवेलेबिलिटी का क्वालिटी एट्रीब्यूट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो समझनी है तो आपको अवेलेबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट की जो मैं प्रीवियस वीडियो बनाकर आ चुकी हूँ वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मे बी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर ना हो सकें। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच करनी है, इस वीडियो के लास्ट में वो शो करवा दूंगी, आप वहाँ पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिटेल में देख लेना, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आप इस वीडियो को वॉच करना, ठीक है। अच्छा, अवेलेबिलिटी हमारे पास कंसर्न कर रही थी फॉल्ट एंड फेलियर से। हम अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम अपनी सभी टास्क, अपनी सभी फंक्शनैलिटीज़ को अवेलेबल रखे फॉर द यूज़र, ताकि अब यूज़र को जब भी उसकी नीड हो वो उसको यूज़ कर सके, डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो यूज़ कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंसर्न कर रहा था फॉल्ट एंड फेलियर से। फॉल्ट एंड फेलियर का डिफरेंस भी मैं आपको बता चुकी थी उस पर्टिकुलर वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है तो हमारा सिस्टम डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स करता है। किस तरह से रिस्पॉन्स करता है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें हम उस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स को यूज़ किया जाता है। द गोल ऑफ अवेलेबिलिटी टैक्टिक इज़, ये हमारा स्टिमुलस है फॉल्ट जो कि सिस्टम में अराइव हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग कैसे इसको कंट्रोल करोगे? बाय यूजिंग फॉल्ट मास्क और रिपेयर मेट। फॉल्ट मास्क एंड रिपेयर मेट के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं, वो भी अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि ऑल अप्रोचेस टू मेंटेन अवेलेबिलिटी इन्वॉल्व सम टाइप ऑफ रिडंडेंसी, सम टाइप ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट अ फेलियर, सम टाइप ऑफ रिकवरी व्हेन अ फेलियर इज डिटेक्टेड। देखो, अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स में हमारे पास कुछ इस टाइप के स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं कि या तो आप अपने फॉल्ट को आने ही ना दो, ठीक है, आपका फॉल्ट आए ही नहीं। अगर वो आ जाता है सिस्टम में तो उसको रिकवर कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, उसको रिपेयर कैसे करना है, ये सब चीज़ें अवेलेबिलिटी के टैक्टिक्स में आ जाती हैं। देख लेते हैं, ये डायग्राम है सिंपल, जिसमें सारी चीज़ें एक ही डायग्राम में मेंशन है। अवेलेबिलिटी में आप या तो आपका अवेलेबिलिटी में फॉल्ट एंड फेलियर से कंसर्न रहता है। अब उस फॉल्ट एंड फेलियर को या तो आप डिटेक्ट कर सकते हो। डिटेक्ट कैसे करोगे? इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके, इको पिंक, हार्ट बीट, एक्सेप्शन, इनकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगी। रिकवरी प्रिवेंशन या फिर रिकवरी प्रिपरेशन या रिपेयर कर सकते हो। फॉल्ट आ गया, उसको रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर करोगे? वोटिंग, एक्टिव रिडंडेंसी, पैसिव रिडंडेंसी एंड स्पेस, ये आप कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको यूज़ करते हुए अपने फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने उसको रिकवरी करनी है उसकी, तो उसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करोगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ करोगे? शैडो, स्टेट, रोल बैक। प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ करनी पड़ेंगी? रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, ट्रांजैक्शंस, प्रोसेस मॉनिटर। अच्छा, देखो, हमारे पास सिस्टम में अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि सिस्टम शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द यूज़र। सिस्टम की सभी फंक्शनैलिटीज़ हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि यूज़र को जब भी उसकी नीड हो वो उसको यूज़ कर सके। अच्छा, अब सिस्टम में ये डिटेक्ट करने के लिए कि सिस्टम में फॉल्ट अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग 3 टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। 3 टैक्टिक्स कौन से हैं? इको, जिसको पिंग भी कहा जाता है, हार्ट बीट एंड एक्सेप्शन।
अच्छा, पहले हम बात करते हैं इको की। इको और पिंग की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। इंटरनेट पे सर्च करोगे बहुत बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। अब उसको रीड करना, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, डिस्क्रिप्शन भी दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इस तरह इस अंदाज में बताऊंगी कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। देखो, इको और पिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सिस्टम में एक कंपोनेंट क्या करता है, पिंग सेंड करता है किसी दूसरे कंपोनेंट को, ये चेक करने के लिए कि आइदर उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। फॉल्ट डिटेक्शन के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जा रहा है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को पिंग सेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर सेकंड कंपोनेंट इको कर देता है पिंग सेंड की, अगर उसने रिस्पॉन्स बैक कर दिया, इट मीन्स कि वो कंपोनेंट यानी कि सेकंड वाला कंपोनेंट अवेलेबल है, वहाँ पर फॉल्ट अवेलेबल नहीं है। लाजमी सी बात है, फॉल्ट होता तो वो दोबारा उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर मैटर करती है कि जो वो रिस्पॉन्स बैक कर रहा है, जो वो इको कर रहा है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर होना चाहिए, ठीक है, प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम में होना चाहिए, एंड इट इज़ यूजेबल फॉर द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट। अब ये हमारे पास जो टेक्निक है, ये ग्रुप ऑफ कंपोनेंट के लिए यूजेबल है। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट इको और पिंग से जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को इको पिंग करता है। अगर सेकंड कंपोनेंट ने इको कर दिया, उसको रिस्पॉन्स कर दिया, इसका मतलब कि वहाँ पर फॉल्ट नहीं है। और अगर प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम में उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास फॉल्ट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वन कंपोनेंट इशूज अ पिंग and accepts to receive back for an echo from the component under security। वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई। This can be used within a group of components। Group of components के लिए ज़्यादा feasible रहता है। It can also be used by client to ensure that either the server is available or not। ये चीज़ चेक करने के लिए भी ये इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है कि क्लाइंट जब ये चेक करे कि आइदर मेरा सर्वर जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। Echo ping fault detection can be organized in the hierarchy and use less communication bandwidth। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो है वो बहुत कम यूज़ होती है। आई होप इको पिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हार्ट बीट का कंसेप्ट क्या है, देखो हार्ट बीट जैसे नाम से पता चल रहा है, हार्ट बीट हमारे पास हर सेकेंड में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है। बस मैं जो है वो ऐसे ही मैंने बना दिया। ये हमारे पास हार्ट बीट का कॉन्सेप्ट होता है कि हार्ट बीट हमारे पास हर थोड़ी देर में अप भी हो रही होती है, हर थोड़ी देर में डाउन भी हो रही होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास फॉल्ट डिटेक्शन में इसका है, वो ये कि देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूसली एक सिग्नल सेंड होता रहता है किसी दूसरे कॉम्पोनेंट को, ठीक है। एक पीरियोडिक टाइम में अगर दूसरा कॉम्पोनेंट को सिग्नल नहीं मिल रहा, मीन्स के फर्स्ट कॉम्पोनेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बाहर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक सिग्नल सेंड होता रहता है दूसरे कंपोनेंट को, और एक पीरियोडिक टाइम के अंदर अगर दूसरे कंपोनेंट को सिग्नल नहीं मिला, इट मीन्स के फर्स्ट कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। हार्ट बीट कैन ऑल्सो भी कैरी डेटा, यहाँ पर डेटा भी कैरी कर सकती है ये, ठीक है। और इसके अलावा इट वर्क ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि आधे हमारे सिस्टम में फॉल्ट तो नहीं है। फॉल्ट डिटेक्शन की ये हमारे पास टेक्निक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसको आप डेड मैन टाइमर भी कह सकते हो। इन दिस केस वन कंपोनेंट एमिट्स अ हार्ट बीट मैसेज पीरियोडिकली एंड अदर कंपोनेंट्स लिसन फॉर इट। एक जो है वो सेंड करता रहता है सिग्नल और दूसरा उसको सुनता रहता है। इफ़ द हार्ट बीट फेल्स, द ओरिजिनेटिंग कंपोनेंट इज अज्यूम्ड टू हैव फेल्ड एंड अ फॉल्ट करेक्शन कंपोनेंट इज नोटिफाइड। हार्ट बीट कैन ऑल्सो कैरी डेटा, वो डेटा भी कैरी कर सकती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कैन सेंड पीरियोडिकली लॉग of the last transactions to the server and also carries data to be processed। I hope this is clear to all of you। थर्ड टेक्निक की बात कर लेते हैं, दैट इज द एक्सेप्शन। डिस्क्रिप्शन रीड आउट करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्सेप्शन बेसिकली वर्क्स इन द सिग्नल प्रोसेस, सिग्नल प्रोसेस के बेस पर वर्क करता है। बेसिकली एक्सेप्शन हमारे पास फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और साथ में उसको हैंडल भी करता है। इसमें हमारे पास सिस्टम बैंड नहीं होता, और इसके अलावा मैसेज नोटिफाई करके यूज़र को ये अवेयर करवाता है कि इट विल मास्क योर फेलियर, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि बेसिकली एक्सेप्शन का जो टेक्निक है हमारे पास, ये सिग्नल प्रोसेस के ऊपर बेस करता है। ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और साथ में उसको हैंडल भी करता है।
इसमें हमारे पास सिस्टम बंद नहीं होता और मैसेज नोटिफाई कर करके यूज़र को ये अवेयर करवाता है कि वो आपके फेलियर को मास्क कर रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वन मेथड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द फॉल्ट इज टू encounter an exception which is raised when one of the fault is recognized. The exception handler typically executes in the same process that introduced the exception and it operates within a single process. तेरे fault recovery and preparation tactics से related देखो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग फॉल्ट रिकवरी एंड प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये कि किस तरह हम फॉल्ट से रिकवरी हासिल कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ गया, अब हमें उसको रिकवर करना है तो वो कैसे करेंगे अपने सिस्टम को, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, फॉल्ट रिकवरी कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ रिकवरिंग एंड मेकिंग द सिस्टम रिपेयर। अब यहाँ पर जो टैक्टिक्स यूज़ होते हैं उसमें पहला टैक्टिक है हमारा वोटिंग का। वोटिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में देखो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है हमारे पास। इसकी डिस्क्रिप्शन रीड आउट करने से पहले इसको मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँगी, और वो ये कि देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में 10 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि रिडंडेंट हैं। अब रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट ये है सिंपल कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम है उसमें 2 कंपोनेंट्स अगर रिडंडेंट है ना, इट मीन्स कि वो सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर एक सिस्टम में फेलियर आ गया तो आप उसको फेल कर दो, फॉल्ट आ गया इस वाले फॉर एग्जांपल इस वाले कंपोनेंट में फेलियर आ गया, फॉल्ट आ गया, इसको आप फेल कर दो, बाकी इस कंपोनेंट को यूज़ कर लो क्योंकि सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। रिडंडेंसी का मतलब ही यही होता है कि वो सेम इनपुट लें, सेम उसको प्रोसेस करें और सेम आउटपुट जनरेट करें, ये कहलाता है रिडंडेंसी। वोटिंग को समझने के लिए आपको रिडंडेंसी क्लियर हो गया। अब वोटिंग को समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सिस्टम में 10 कॉम्पोनेंट रिडंडेंट है, यानी कि वो सेम इनपुट ले रहे हैं, सेम तरह से प्रोसेस कर रहे हैं और सेम आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं, तो वोटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं आपके रिडंडेंट कंपोनेंट्स, वो एक वोटर को सेंड किया जाता है, ठीक है। अब वोटर क्या करता है, उसे पता है कि सारे कंपोनेंट्स रिडंडेंट हैं, सेम आउटपुट जनरेट करके देंगे। अगर 10 में से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट थोड़ा चेंज रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपका फॉल्ट अकर हुआ है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कुछ मसला है, तो वो उसको जो है वो उसके आउटपुट को वो डिस्कार्ड कर देता है, बाकी जो हमें आउटपुट्स मिले होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वोटिंग में एक कॉन्सेप्ट भी ये भी होता है कि हमारे पास 10 कंपोनेंट है ना, तो उसमें से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिफर्ड कंपोनेंट का नाम दिया जाता है कि हाँ इसके ऊपर हमें ज़्यादा आप कहो कि ट्रस्ट है कि ये कंपोनेंट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, बाकी 9 पे आपको इतना ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट नहीं है। तो उस कंपोनेंट्स का जो आउटपुट होता है वो मैच किया जाता है बाकी डिफरेंट रिडंडेंट कंपोनेंट्स के साथ, और ये चेक किया जाता है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि गलत रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। वोटिंग का सारा कॉन्सेप्ट ही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। वोटिंग में ये भी हो सकता है कि अगर आपके कंपोनेंट्स में फॉल्ट नहीं है तो मे बी ऐसा हो कि आपके प्रोसेसर में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रोसेसेस रनिंग ऑन रिडंडेंट प्रोसेसर्स ईच टेक इवैल्यूएट इनपुट, इक्विवेलेंट इनपुट एंड कंप्यूट एन आउटपुट वैल्यू दैट इज सेंड टू द वोटर। यानी कि जितने भी रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं सब सेम इनपुट ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके एक वोटर को अपने सब आउटपुट सेंड कर रहे हैं। इफ वोटर डिटेक्ट्स डेविएट बिहेवियर फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेसर इट फेल्स इट। अगर किसी एक प्रोसेसर का रिजल्ट चेंज है बाकी सबका सेम है, तो वो जिसका चेंज है ना, इट मीन्स कि उसके अंदर फॉल्ट है, वो उसको फेल कर देता है। द वोटिंग एल्गोरिथम कैन बी, वोटिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो हो सकते हैं हमारे पास मेजॉरिटी रूल्स, प्रिफर्ड कंपोनेंट्स और सम अदर एल्गोरिथम्स। डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज हो सकते हैं जिनमें से जो आप कहो कि फेमस है ना, वो मेजॉरिटी रूल्स एंड प्रिफर्ड एल्गोरिथम्स। दिस मेथड इज यूज टू करेक्ट फॉल्टी ऑपरेशंस और फेलियर ऑफ प्रोसेसर एंड ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम्स। मोस्टली ये जो चीज़ है आप कहो ये मेथड जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। If all of the processor utilize the same algorithms, the redundancy detects only a processor fault. अगर सब के सब जो है वो कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहे तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो प्रोसेसर में फॉल्ट हो सकता है। ओके, वोटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ जो हमारे पास सेकंड यहाँ पर आप कहो टेक्टिक है वो है एक्टिव रिडंडेंसी। एक्टिव रिडंडेंसी का कंसेप्ट क्या है, इसकी डिटेल देखेंगे, पहले सिंपली वर्ड्स में इसकी आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। एक्टिव रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि देखो यहाँ पर हमारे पास रिडंडेंसी कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम बात करके आए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम इनपुट ले रहे होते हैं, सेम उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट जनरेट करके दे रहे होते हैं।
अब एक्टिव रिडंडेंसी में हमारा एक चीज़ ये यूज़ होती है कि देखो सबके पास इनपुट आ रहा है, सब उसको प्रोसेस भी कर रहा है, लेकिन जो पहले आउटपुट जनरेट करके देगा ना उसका आउटपुट कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपोनेंट फेल हो जाता है आउटपुट जनरेट करने में, तो दूसरा कंपोनेंट उसको हमें दूसरे कंपोनेंट से हमें आउटपुट मिल जाता है। इसका एडवांटेज ये है हमारे पास कि इसमें जो डाउन टाइम है हमारे पास वो इन द रेंज ऑफ मिली सेकेंड्स होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं, सब इनपुट ले रहे हैं, सब आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं, तो जब ज़्यादा एक कंपोनेंट जितनी कॉस्ट ले रहा है तो अगर वैसे ही और भी कंपोनेंट्स हैं तो ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है यहाँ पर हमारे पास। अब एक्टिव रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज़ होता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ऑल रिडंडेंट कंपोनेंट्स रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इन पैरेलल एंड ऑल आर इन द सेम स्टेट। सबके सारे जितने भी रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेम स्टेट में होते हैं और पैरेलली काम कर रहे होते हैं। द रिस्पॉन्स फ्रॉम ओनली वन कंपोनेंट इज़ यूज्ड। जो पहले कंपोनेंट हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है ना उसको हम कंसिडर करते हैं, रेस्ट को बाकियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। द डाउन टाइम ऑफ द सिस्टम व्हेन अ फॉल्ट अकर यूजिंग दिस टैक्टिक इज मिली सेकेंड। ठीक है, डाउन टाइम मिली सेकेंड में होता है यहाँ पर। एक्टिव रिडंडेंसी इज ऑफन यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, इन एक्टिव रिडंडेंसी द सिंक्रोनाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल मैसेजेस टू एनी रिडंडेंट कंपोनेंट्स आर सेंड टू ऑल रिडंडेंट कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि सब कंपोनेंट्स को इनपुट एक ही टाइम पर जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टैक्टिक है वो है पैसिव रिडंडेंसी। पैसिव रिडंडेंसी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास कंपोनेंट्स तो रिडंडेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। कुछ कंपोनेंट्स स्टैंड बाय रखे जाते हैं और एक कंपोनेंट को यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट बनाया जाता है जो कि आउटपुट को आप कहो कि हमें जनरेट करके दे रहा होता है। इन केस अगर हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट फेल हो जाता है तो फिर हमारा सेकेंडरी कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है कि वो हम उसके आउटपुट को कंसीडर करें। ठीक है, अगर हम एक्टिव रिडंडेंसी में डाउन टाइम की बात करें थे तो वहाँ पर हमारे पास वो मिली सेकेंड्स में था, जबकि यहाँ पर हम लोग डाउन टाइम की बात करें तो वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड्स में डाउन टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ सिस्टम्स में हमारे पास मॉनिटरिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन से कंपोनेंट को प्राइमरी कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो कंट्रोल सिस्टम्स में ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पैसिव रिडंडेंसी, द प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्स टू द इवेंट। हमारे पास इवेंट के लिए कौन रिस्पॉन्ड कर रहा होता है? प्राइमरी कंपोनेंट। एंड इन्फॉर्म्स अदर स्टैंड बाय कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट अपडेट दे मस्ट मेक व्हेन अ फॉल्ट अकर इन प्राइम। जब भी हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट में फॉल्ट अकर हो जाता है तो द सिस्टम मस्ट फर्स्ट इंश्योर दैट द बैकअप स्टेट इज सफिशिएंटली fresh before running resuming services. This approach is also used in the control systems. Basically हमारे पास ये जो अप्रोच है वो कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ की जाती है। प्राइमरी कंपोनेंट फेल हो जाए तो फिर सेकेंडरी कंपोनेंट के आउटपुट को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा दिस टैक्टिक डिपेंड अपॉन द स्टैंड बाय कंपोनेंट्स टेकिंग ओवर द रिलायबिलिटी एंड द डाउन टाइम इज यूजुअली बी लिमिटेड टू द सेकेंड्स. In passive redundancy, the synchronization is the responsibility of the primary component, which may use atomic broadcast to the secondaries to the guarantee synchronization. यहाँ पर जितना भी synchronization का आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब कुछ हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट की होती है तब तक जब तक कि वो फेल ना हो जाए। यहाँ पर जो लास्ट टेक्निक हमारे पास यूज़ किया जाता है रिकवरी में, फॉल्ट रिकवरी में, वो है हमारे पास स्पेयर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा रखना, मतलब कि ऐसी चीज़ कि जब आपका ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स फेल हो जाए तो हम सिस्टम का स्पेयर रखते हैं ताकि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हमारी पूरी हो सकें। जो भी हमारी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ एंड डिज़ायर टास्क हैं वो तो हमें फुलफ़िल करना ही है, इसलिए हम एक स्पेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कंपोनेंट्स रख लेते हैं ताकि अगर ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स फेल हो जाए तो हम उस स्पेयर को यूज़ कर सकें और हमारी बेसिक नीड्स जो है वो फंक्शनैलिटीज़ पूरी हो सकें। इसमें डाउन टाइम हमारे पास जब वो मिनट्स में होता है क्योंकि स्पेयर को कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है। ठीक है, बट स्पेयर को यूज़ करने से, बट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि स्पेयर को यूज़ करने से पहले इट शुड हैव लॉग मेंटेन होगा तो हम उसको बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के लिए आगे यूज़ कर सकेंगे। स्पेयर को यूज़ करने के लिए उससे पहले हम अपडेटेड डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास जितना भी अपडेटेड डेटा हो वो मौजूद हो और लॉस ना हो।
डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्टैंड बाय सिस्टम स्पेयर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज configured to replace many different failed components. It must have its state initialized when a failure occurs. When the failure occurs, spare can provide at least the basic functionalities for the system. The downtime for this tactic is usually in minutes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फॉल्ट डिटेक्शन से रिलेटेड टैक्टिक्स को डिस्कस कर चुके थे, फॉल्ट रिपेरेशन से रिलेटेड और रिकवरी री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने सभी टैक्टिक्स को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करें फॉल्ट प्रिवेंशन के टैक्टिक्स के बारे में। देखो, फॉल्ट प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हम अपने सिस्टम में फॉल्ट को आने से प्रिवेंट करें। तो उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो पहला टैक्टिक हम यूज़ करते हैं वो है रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि दिस टैक्टिक रिमूव्स अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम from operations to undergo some activities to prevent unanticipated failure। यानी हमारे सिस्टम में फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज का टैक्टिक यूज़ करते हैं। और इस टैक्टिक में क्या जाता है कि हम अपने कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं अपने सिस्टम में से। मीन्स हम अपने सिस्टम में से सर्विसेज को रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ताकि हम अपने सिस्टम में आने वाले फॉल्ट को प्रिवेंट कर सकें, उसको रोक सकें। या तो हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट आए ही ना, लेकिन हम कुछ सर्विसेज को भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को रिमूव कर सकते हैं जिसके अंदर फॉल्ट अवेलेबल हो। ठीक है, वन एग्जाम्पल इज़ रीबूटिंग अ कंपोनेंट टू प्रिवेंट मेमोरी लीक फ्रॉम कॉजिंग अ फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर हमारी मेमोरी लीक हो रही है, ठीक है, जो कि फेलियर का कॉज बन रही है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में फेलियर आ रहा है, तो हम उस कंपोनेंट को रिमूव कर सकते हैं। उस मेमोरी जो हमारे पास पर्टिकुलर कंपोनेंट है जहाँ पर से हमारी मेमोरी लीक हो रही है, हम वहाँ पर से अपने सिस्टम में से उस कंपोनेंट को रिमूव कर दें। ठीक है, रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज इज़ ऑटोमेटिक। अगर हमारे सिस्टम में ये ऑटोमेटिक है, एन आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी कैन बी डिज़ाइन टू सपोर्ट इट। तो उसके लिए हम एक आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। बट इफ़ इट इज़ मैनुअल, अगर वो ऑटोमेटिक नहीं बल्कि मैनुअल है, तो द सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन टू सपोर्ट इट। तो उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। पहला टैक्टिक है हमारे पास रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, जिसमें हम अपने सर्विसेज को ही रिमूव कर दें अपने सिस्टम में से, उन कंपोनेंट्स को ही रिमूव कर दें जिसमें फेलियर अकर हो रहा है। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट की बात करें, सेकंड टैक्टिक की बात करें तो वो है हमारे पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स का बंडल बना देते हैं। और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे सिस्टम में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होनी है तो या तो एक साथ होगी, या फिर अगर हमारे सिस्टम का कोई भी एक कंपोनेंट फेल हो रहा है तो अगर ट्रांजैक्शन रुक रही है तो सभी कंपोनेंट्स काम ना करें। इसमें हम अपने सिस्टम के सभी इंटरलिंक कंपोनेंट्स को आपस में बंडल कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन इज़ अ बंडल ऑफ सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट कैन बी डन और अनडन। ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, बंडल ऑफ सेवरल सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं जो कि या तो परफॉर्म किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड। इस हम अपने टेक्निक को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को इफ़ेक्ट होने से बचा सकें। इफ़ वन स्टेप इन अ प्रोसेस फेल्स and also to prevent collision among several simultaneous threads accessing the same data। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आप ये देख लो कि यहाँ पर हम अपने इंटरलिंक कंपोनेंट्स को बंडल कर देते हैं ताकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो सभी कंपोनेंट्स में एक साथ हो, और अगर कोई भी एक कंपोनेंट में भी फेलियर अकर हो गया तो वहाँ पर कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। थर्ड टैक्टिक की बात करें तो वो है यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर। प्रोसेस मॉनिटरिंग का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली ये चीज़ मॉनिटर कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, हमारे सिस्टम में जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, ये हमारे पास एक प्रोसेसर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है। और उस प्रोसेसर का काम ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उन कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करके उनको फ्रेश करने की कोशिश करता है। ठीक है, मॉनिटर भी करता है और साथ साथ उनको मैनेज भी कर रहा होता है। तो प्रोसेस मॉनिटर की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वंस अ फॉल्ट इन अ प्रोसेस हैज़ बीन डिटेक्टेड, अ मॉनिटरिंग प्रोसेस can delete the non-performing processes and create a new instance for it। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर होता है तो प्रोसेस मॉनिटर क्या करता है कि उनको डिलीट कर देता है और फिर उसको दोबारा से फ्रेश करने की कोशिश करता है। इनिशलाइज टू सम एप्रोप्रिएट स्टेट
एज इन द स्पीयर टैक्टिक। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास फॉल्ट प्रिवेंशन का। फॉल्ट प्रिवेंशन में हमारे पास 3 टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, जिनमें हमारे पास पहला था रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, सेकंड है हमारे पास ट्रांजैक्शन और थर्ड है हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक